हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो लेक्चर। आज इस वीडियो लेक्चर में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम क्लास 10th हिस्ट्री का जो चैप्टर सेकंड है नेशनलिज्म इन इंडिया, उसका मैप वर्क करेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जितने भी वीडियो आज तक मैंने आपको शेयर किए हैं और आगे भी करूँगा, उनमें सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल और इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर ये रहने वाला है, क्योंकि एक तो इस वीडियो लेक्चर में सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस वीडियो लेक्चर से कम 6 या 7 नंबर का मैटर आएगा। किसी भी वीडियो से, जितने वीडियो आज तक आपको शेयर किए हैं या आगे किए जाएंगे, वो इतने वैल्यूएबल इसकी तुलना में कम होंगे, क्योंकि एक तो वो टॉपिक आएंगे इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन इस वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस किया जाएगा ये पक्का आएगा एग्ज़ाम में, क्योंकि मैप वर्क जो है हिस्ट्री से जितना भी आता है वो इसी चैप्टर से आता है। और इसमें जो टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे वो 1 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं, तो आपने इस वीडियो को ध्यान से देखना है। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो नेशनलिज्म इन इंडिया जो है, इसका हमने आज मैप वर्क करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो नेशनलिज्म इन इंडिया से मेनली 2 टॉपिक पूछे जाएंगे मैप में। पहला होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन 1918 to 30। जैसे कि आपको बताया जाता है कि जो आज की कांग्रेस पार्टी है भारत में, जो इलेक्शन लड़ती है, इसकी जो स्थापना है वो 1885 में हुई थी और आज तक ये काम कर रही है। तो जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ, इस पार्टी ने एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम किया, जो ब्रिटिश एम्पायर के जो ब्रिटिश रूल था उसके ऊपर प्रेशराइज़ करती थी उनको। और एक जो इंडिया में जितने भी फ्रीडम मूवमेंट चले उसको इसने लीड किया और बाद में एक पॉलिटिकल पार्टी बन गई थी जब भारत फ्री हो गया था। लेकिन हमारा जो इस चैप्टर के अंदर जो टाइम पीरियड है नेशनल मूवमेंट का, वो 1918 से 30 के बीच में मेनली रहता है। तो 1918 से 30 तक जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन हुए, वो इसमें उसमें से 4 इंपॉर्टेंट सेशन है जिसको इसमें डिस्कस किया जाता है। और सेशन का क्या मतलब है? मीटिंग। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की साल में एक बार मीटिंग होती थी और कई बार ऐसा भी हुआ कि साल में 2 मीटिंग हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो उनमें से 4 इंपॉर्टेंट मीटिंग के बारे में एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जिनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इसमें हमें लोकेट करना होता है इंडिया के पॉलिटिकल मैप में उस पर्टिकुलर सिचुएशन को, या जो भी पूछा गया है कि वो कहाँ पे घटना घटी थी। दूसरा टॉपिक हमारा है इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, कि जो भारत की आज़ादी की लड़ाई है उसमें जो जो घटनाक्रम घटे हैं उसमें इम्पोर्टेंट सेंटर इंडियन नेशनल मूवमेंट के कौन से रहे हैं, उनको हमें लोकेट करना होता है। तो मेनली यहाँ पर 2 हमारे मूवमेंट रहे हैं जो आपके सिलेबस में है, वो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट। तो इनसे जुड़े हुए ये सेंटर हैं जहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट घटनाएँ घटी हैं जिनको हमें इंडिया के पॉलिटिकल मैप में लोकेट और करना होता है। तो हम इसे आगे समझते हैं। तो पहला जो टॉपिक है हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन 1918 to 30। तो इसमें मेनली 4 जो सेशन हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं जो पूछे जाते हैं। पहला है कलकत्ता में हुआ था सितंबर 1920 में, इम्पोर्टेंट सेशन था। दूसरा नागपुर में दिसंबर 1920 में हुआ था। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि साल में एक सेशन तो पक्का होता था, लेकिन एक से ज़्यादा भी हो जाते थे कई बार। तो 1920 में कांग्रेस के 2 सेशन हुए थे। पहला कलकत्ता में हुआ था सितंबर 1920 में और दूसरा नागपुर में हुआ था दिसंबर 1920 में। अभी ये कहाँ है भारत के मैप में और किस स्टेट में पड़ते हैं वो आपको आगे के स्लाइड में बताया जाएगा। फिर थर्ड था मद्रास में सेशन हुआ था। मद्रास आजकल तमिलनाडु की जो कैपिटल है चेन्नई, उसे कहा जाता है। जो शुरू में कलकत्ता है इसे आजकल कोलकाता कहा जाता है। ये जो है वेस्ट बंगाल की कैपिटल है। और सबसे लास्ट में था लाहौर सेशन 1929। ये भी इम्पोर्टेंट था। आजकल ये पाकिस्तान में है, लाहौर पाकिस्तान के पंजाब में पड़ता है, लेकिन उस वक्त ये भारत में ही था, क्योंकि 1947 से पहले पाकिस्तान भी इंडिया ही होता था। तो 1929 का जो सेशन है वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम इसे लोकेट और लेबल करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है इसी तरह पूछा जाता है कि लोकेट एंड लेबल दी फॉलोइंग इन दी गिवन मैप ऑफ पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। तो लोकेट करना या लेबल करना ये एक ही बात है कि इसे शो करना होता है मैप के अंदर, दिखा के उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को या जो भी पूछा गया उसे वहाँ लिख देना होता है मैप में।
तो वो कैसे करना है ये पूरी स्लाइड देखने पे, पूरा वीडियो देखने पे आपको समझा जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह का पॉलिटिकल मैप हमें क्वेश्चन पेपर में मिलता है, जो क्वेश्चन पेपर के साथ अटैच होता है, जिसको हमें फिल करके आंसर शीट के साथ अटैच करना होता है क्वेश्चन पेपर से निकाल के। तो ये मेनली 5-6 मार्क्स का आता है। ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन इसमें आते हैं और हिस्ट्री के भी। तो हिस्ट्री से जितना भी मैप आएगा वो सारा हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक ही वीडियो में कंप्लीट हिस्ट्री का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा मैप से रिलेटेड, तो ध्यान से इसे देखना है आपने। फर्स्ट ऑफ ऑल कलकत्ता सेशन है जो सितंबर 1929 में हुआ था। तो ये वेस्ट बंगाल आज का पड़ता है, बिल्कुल ये बांग्लादेश के पास चला जाता है एरिया, और समंदर से थोड़ा सा दूर इसको आपने लोकेट करके, जिस तरह से रेड डॉट है ये कलकत्ता सिटी को शो कर रहा है, और जो ऑरेंज कलर की जो लाइन खींची गई है वो इसलिए खींची गई है कि कलकत्ता को हमने शो करना है। तो कलकत्ता यहाँ नहीं है जहाँ कलकत्ता शब्द लिखा है, बल्कि आजकल इसे कोलकाता कहा जाता है। तो कोलकाता वो रेड डॉट जो है जिसको ऑरेंज लाइन इंडिकेट कर रही है, वहाँ पे कोलकाता है। और इसी तरह से आपने पर्टिकुलर प्लेस पे डॉट लगा के उस पर एक लाइन के साथ उसे इंडिकेट करना है, और फिर आप मैप में खाली जगह पे लिख सकते हो कि आपने उस डॉट पे क्या इंडिकेट किया है। तो कलकत्ता में पहला जो सेशन है, वैसे तो पहला सेशन जो है वो बॉम्बे में ही हुआ था कांग्रेस का 1885 में, लेकिन जैसे आपको बताया कि 4 ही इम्पोर्टेंट सेशन है जो आपके सिलेबस में पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो उसमें से पहला है सितंबर 1920 में हुआ कलकत्ता का सेशन। अब कलकत्ता का सेशन इम्पोर्टेंट क्यों है? वो इसलिए है कि गांधी जी कन्विंस्ड हिंदू एंड मुस्लिम लीडर्स टू जॉइन हैंड्स फॉर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज फॉर स्वराज। तो इस सेशन में गांधी जी का इम्पोर्टेंट रोल रहा। जैसे कि आप सबको पता है कि 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया था और खिलाफत मूवमेंट को उसने ज्वाइन कर लिया था। तो इस सेशन में गांधी जी ने मुस्लिम और हिंदू लीडर्स को ये कहा था कि आप मिलके आंदोलन में पार्टिसिपेट करें, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाएं, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खिलाफत मूवमेंट जो मुस्लिम का पहले चल रहा था, जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया गया है, और स्वराज की प्राप्ति के लिए आपने हिंदू और मुस्लिम सभी ने मिलके, सभी धर्मों के लोगों ने इन शॉर्ट इसमें पार्टिसिपेट करना है। तो ये गांधी जी का आह्वान था जिसे लोगों ने माना भी था। अब उससे अगला सेशन है जो दिसंबर 1920 में हुआ था, ये हुआ था नागपुर में। नागपुर जो है महाराष्ट्र में पड़ता है। इसके नॉर्थ में जो है, यहाँ के थोड़ा सा अगर नॉर्थ की तरफ जाएं तो मध्य प्रदेश, और अगर ईस्ट की तरफ जाएं तो छत्तीसगढ़ पड़ता है, और अगर हम साउथ की तरफ जाएं तो तेलंगाना स्टेट आज का पड़ता है। तो ये रेड डॉट पे नागपुर को इंडिकेट किया गया है, और जो नागपुर लिखा है वो ऑरेंज कलर के लाइन के साथ इसे इंडिकेट किया गया है, बताया गया है कि नागपुर यहाँ पे है। तो रेड डॉट है जहाँ पे, ये नागपुर है, ध्यान से आप देख लें। और ये महाराष्ट्र स्टेट में है, महाराष्ट्र का पूरा मैप आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। और दिसंबर 1920 में यहाँ पे सेशन हुआ था। अब यहाँ पर सेशन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों था, क्या हुआ था नागपुर सेशन में कि एक साल में दूसरा सेशन करना पड़ गया? कि यहाँ पर इसे इसलिए किया गया था कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसे अनाउंस किया गया था, उसे ऑफिशियली स्टार्ट कर दिया गया था, अडेप्ट कर दिया गया था कि अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू होता है। तो पहली बार भारत में एक बड़ा मूवमेंट होने जा रहा था। तो इस मूवमेंट को सक्सेसफुली करने के लिए और ऑफिशियली अनाउंस करने के लिए ये सेशन रखा गया था नागपुर के अंदर, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, और ये पूरे इंडिया के सेंटर के आसपास ही पड़ता है। अब तीसरा जो इम्पोर्टेंट सेशन था, मीटिंग थी। सेशन का मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कांग्रेस की साल में एक बार मीटिंग होती थी जिसे सेशन ऑफ कांग्रेस कहा जाता था। तो 1927 में मद्रास में एक सेशन हुआ था। मद्रास जो है इसे आजकल चेन्नई कहा जाता है। मद्रास जो है बिल्कुल बे ऑफ बंगाल की कोस्ट पे पड़ता है, तमिलनाडु के अंदर। इन शॉर्ट ये तमिलनाडु की कैपिटल भी है। तो यहाँ पर 1927 में सेशन हुआ था। अब इस सेशन में क्या इंपॉर्टेंट है, ए रेजोल्यूशन पार्ट फॉर द बायकॉट ऑफ साइमन कमीशन। तो जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा और समझा कि साइमन कमीशन आया था 1928 में, लेकिन उसकी फॉर्मेशन 1927 में हो गई थी ब्रिटेन में, और जॉन साइमन थे उसमें, और इसका इंडिया में बायकॉट किया गया था क्योंकि उसमें एक भी इंडियन नहीं था, सभी अंग्रेज़ थे, और इंडिया के फ्यूचर का उन्होंने डिसीजन लेना था, इंडिया की प्रॉब्लम्स को स्टडी करना था, पर विदाउट एनी इंडियन ये पॉसिबल नहीं था। तो इंडिया के जो लीडर्स थे, पॉलिटिकल लीडर्स, उन्होंने इसका बायकॉट किया था, इसका विरोध किया था, और ये विरोध किया जाएगा। इसके ऊपर जो रेजोल्यूशन था, जो डिसीजन लिया गया था, वो मद्रास के 1927 के सेशन में ही लिया गया था। ये नेक्स्ट है और आखिरी, जो वैसे तो आखिरी नहीं कह सकते थे,
लेकिन आपके पॉइंट जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आखिरी कह रहा हूँ मैं, ये 1929 में सेशन हुआ था लाहौर में। लाहौर जो है आजकल पाकिस्तान में पड़ता है, इंडिया के बॉर्डर के बिल्कुल अपोजिट, और पंजाब स्टेट के पास पड़ता है। पंजाब में इंडिया की तरफ अमृतसर सिटी है, और अमृतसर जहाँ पे है उसके बिल्कुल अपोजिट बॉर्डर से उस पार, बॉर्डर से कुछ दूर लगभग 150-200 किलोमीटर के आसपास या 100 किलोमीटर के आसपास, एग्जैक्ट देख लेना आप नेट पे, तो वहाँ पर जो है लाहौर सिटी पड़ता है। वहाँ पर ये सेशन हुआ था 1929 में, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन रहा है इंडियन हिस्ट्री में या फ्रीडम स्ट्रगल में। तो ये क्यों है इम्पोर्टेंट, यहाँ पे ऐसा क्या हुआ था? तो लाहौर सेशन में एक रेजोल्यूशन पास किया गया था पूर्ण स्वराज का। अब पूर्ण स्वराज क्या था? कंप्लीट इंडिपेंडेंस। जैसे कि अक्सर हम पढ़ते हैं कि इंडिया में स्वराज की डिमांड की गई थी। तो स्वराज का मतलब था अपना राज। यहाँ तक इंडिया जो था वो डोमिनियन स्टेटस की डिमांड करता था कि अंग्रेज़ भारत पे कंट्रोल करके रखें, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रिटेन का जो राजा या रानी है वो भारत की रानी या राजा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। भारत में वायसराय रहे, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भारत में जो सरकारी नौकरियां हैं या जो डिसीज़न मेकर हैं या जो चुने हुए लोग हैं वो इंडियन हों, अंग्रेज़ भारत पर शासन ना करें। हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए, लेकिन हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं मिला। तो 1929 में लाहौर सेशन में डिसाइड किया गया कि अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, बल्कि अब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, कि अब भारत उस तरह से इंडिपेंडेंट हो जैसा कि आज आप देख रहे हो भारत को, कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट, टोटली। इसमें एक और डिसीज़न लिया गया कि जनवरी 26, 1930 को फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे इंडिया में मनाया गया। तो यहाँ पर ये डिसाइड किया गया था 1929 में, दिसंबर में सेशन हुआ था। जैसे कि आपने नोटिस किया कि जो 1920 के सेशन है उनमें मंथ साथ में दिया गया है, लेकिन उसके बाद जो कोलकाता, ये मद्रास और लाहौर सेशन है उसमें मंथ नहीं है। तो कांग्रेस के सेशन आम तौर पे दिसंबर में होते थे, क्योंकि पूरे साल का लेखा जोखा यहाँ रखा जाता था कि पूरे साल में हमने क्या किया और नेक्स्ट ईयर में हमने क्या करना है, वो प्रोजेक्टेड वर्क का डिसीज़न लिया जाता था। तो लाहौर सेशन में डिसाइड किया गया कि 26 जनवरी 1930 को फर्स्ट इंडिपेंडेंट डे भारत में मनाया जाएगा, और ये मनाया भी गया। ब्रिटिशर्स ने इसका विरोध किया, लेकिन इंडियंस ने इसे मनाया 26 जनवरी 1930। अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि इंडिया में पहला इंडिपेंडेंस डे कब मनाया गया, तो ये 26 जनवरी 1930 इसका सही आंसर है। लेकिन इंडिया फ्री हुआ 15 अगस्त 1947। तो 26 जनवरी 1947 तक हमने इंडिपेंडेंट डे 26 जनवरी को मनाया, लेकिन फिर हमारा इंडिपेंडेंट डे जो है वो शिफ्ट हो गया 15 अगस्त को 1947 के बाद। तो इस दिन को यादगार रखने के लिए ही भारत ने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया। जैसे कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था। हम चाहते तो उसी दिन उसे इम्प्लीमेंट कर देते, लेकिन हमने इस दिन को यादगार रखने के लिए कि हम 17 सालों से इंडिपेंडेंट डे 26 जनवरी को मना रहे थे, तो भारत के लोगों ने ये डिसीज़न लिया, भारत की जो लीडर्स हैं उन्होंने डिसीज़न लिया कि इस दिन को यादगार रखा जाएगा हमेशा के लिए, और 26 जनवरी को जो है हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया। 2 मंथ वेट करके फिर इम्प्लीमेंट किया, ताकि ये दिन हमारा हिस्ट्री में दर्ज हो जाए। ठीक है, तो लाहौर सेशन में ये डिसीज़न लिए गए थे। तो ये 4 जो सेशन हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम के, और इनमें से एक पक्का पूछा जाता है 100% गारंटी के साथ। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन आता है मैप में हिस्ट्री से, वो है इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, कि भारत का जो नेशनल मूवमेंट था या जो हमारे 2 आंदोलन मेनली जो सिलेबस में हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 का और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में जो चला, उसके कुछ घटनाएं हैं जो इम्पोर्टेंट सेंटर हैं, या इन मूवमेंट से पहले हुई हुई जो घटनाएं हैं उनके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो मेनली कुछ ही पॉइंट हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो उनको हम इस मैप में डिस्कस करेंगे। तो इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट के जो 2 इम्पोर्टेंट थे, ये 2 हमारे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये इम्पोर्टेंट जो हैं आंदोलन रहे हैं, इनसे जुड़े हुए प्लेस हैं या इनसे पहले हुई घटनाएं हैं। तो मेनली इस स्लाइड में पूरा दिखाया गया है वो कौन कौन से मेन पॉइंट हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, सबसे पहले है चंपारण, ये बिहार में पड़ता है। यहाँ पर एक आंदोलन हुआ था जिसमें गांधी जी ने भी पार्टिसिपेट किया था। यहाँ पर जो इंडिगो प्लांटर हैं
यानी कि जो नील की खेती करने वाले किसान थे, उन्होंने आंदोलन किया था। उन्होंने कहा था कि हम नील की खेती नहीं करेंगे, हम दूसरी फसलें उगाएंगे। लेकिन जो ब्रिटिश जो कॉन्ट्रैक्टर थे, जो इंडिगो की खेती करवाते थे, वो जबरन उनसे इंडिगो की खेती करवाते थे। इंडिगो नील होता है जो कपड़ों में वाइटनिंग एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है। ये आप सबके घरों पे होता है। खेड़ा गुजरात, यहाँ पर पीजेंट किसानों ने सत्याग्रह किया था, क्योंकि किसानों का टैक्स फसल फेल हो गई थी, ख़राब हो गई थी और उन्हें टैक्स देना पड़ रहा था। तो ये सत्याग्रह ये कामयाब भी रहा था। अहमदाबाद गुजरात में कॉटन मिल वर्कर थे, जिन्हें टाइम पे सैलरी नहीं मिलती थी, जिन्हें लिमिट से ज़्यादा काम कराया जाता था लेकिन सैलरी नहीं दी जाती थी। तो उन्होंने सैलरी के लिए सत्याग्रह किया था, इंक्रीमेंट के लिए, सैलरी बढ़ोतरी के लिए किया था, और इनमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। अमृतसर पंजाब इम्पॉर्टेंट प्लेस है, जहाँ पर जलियांवाला बाग इंसिडेंस हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, बैसाखी वाले दिन। चौरी चौरा यूपी, ये भी इम्पोर्टेंट है रहेगा, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर एक हिंसक झड़प हो गई थी। पुलिस वालों को लोगों ने वायलेंस करके मार दिया था, जला दिया था, क्योंकि उन्होंने उनके पीसफुल प्रोटेस्ट पर अटैक किया था, जिसके कारण गांधी जी ने दुखी होकर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था, कॉल ऑफ कर लिया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। और एक है डांडी गुजरात, जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ तो गांधी जी ने डांडी मार्च की थी, और डांडी में जाके नमक बना के नमक कानून को तोड़ा था अंग्रेज़ों के बनाए हुए, और जिसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हो गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। तो इनको हम 1 बाय 1 मैप में समझते हैं, तो लोकेट और लेबल करते हैं, क्योंकि मैप में ऐसे ही आता है। इस तरह का मैप आपको एग्ज़ाम में मिलेगा, जिसे हमें फिल करके आंसर शीट के साथ अटैच करना होगा। तो सबसे पहला है चंपारण। चंपारण को देखिए आप, ये चंपारण बिहार में पड़ता है, बिल्कुल नेपाल बॉर्डर के पास, और इसके वेस्ट साइड में यूपी बॉर्डर लगता है। तो बिहार स्टेट के बिल्कुल टॉप कॉर्नर में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पे चंपारण पड़ता है, नेपाल और बिहार बॉर्डर के पास। तो ये चंपारण है। अब चंपारण में क्या हुआ था, जैसे कि हम फिर बताते हैं आपको। 1916 में देयर वाज ए स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। गांधी जी ट्रैवल टू चंपारण इन बिहार टू इंस्पायर द पीजेंट्स। तो किसानों ने इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ, जो प्लांटेशन सिस्टम था, ऑपरेसिव था, जबरन उनसे नील की खेती कराई जाती थी, तो लोगों ने भी एक आंदोलन चलाया था छोटा सा, और इसे सत्याग्रह किया कहा गया। नॉन वायलेंट तरीके से गांधी जी ने लोगों को लीड किया और वो कामयाब रहे फिर। तो चंपारण इम्पोर्टेंट है। उसके बाद दूसरा है खेड़ा, ये गुजरात में पड़ता है। खेड़ा बिल्कुल गुजरात के सेंटर में, देख लीजिए आप। खेड़ा नाम की जगह है ये, और एक सिटी है। यहाँ पर ये क्यों इम्पोर्टेंट है? हाँ जी, गांधी जी देयर वर क्रॉप फेलियर एंड प्लेग एपिडेमिक इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। Peasants of Gujarat failed to pay the revenue and were demanding that revenue collection be relaxed. 1917 गांधी जी ऑर्गेनाइज्ड ए सत्याग्रह एट खेड़ा टू सपोर्ट द पीजेंट। अब देखिए कि एक तो फसलें ख़राब हो गई थी, ऊपर से उस वक्त एक प्लेग फैला हुआ था, जैसे कि ना अभी आजकल आप देख रहे हो कि कोरोना फैला हुआ है, ऐसे ही 1917 में प्लेग फैला था भारत में, जो एक डेडली डिसीज़ था। जितना नुकसान अभी कोरोना ने किया है, लोगों की जानें गई है, उससे कहीं ज़्यादा लॉस प्लेग के कारण हो गया था भारत में। बहुत से लोगों की जानें चली गई थी, कई गांव पूरे के पूरे खाली हो गए थे, कोई भी जिंदा नहीं बचा था, इतने बुरे हालात थे। और ऊपर से सरकार ऐसी थी जिन्हें लोगों से कोई मतलब ही नहीं था। आजकल तो सरकारें पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती हैं, लेकिन उस वक्त पब्लिक वेलफेयर था ही नहीं, सिर्फ सरकारें जनता को लूटने के लिए होती थी। तो कुछ तो फसल फेलियर था, ऊपर से प्लेग की बीमारी थी। तो किसानों ने डिमांड की कि उनका जो रिवेन्यू है वो माफ़ कर दिया जाए, लेकिन सरकार ने इसका नो कर दिया। तो गांधी जी ने इस खेड़ा नाम की जगह पे पीजेंट्स की सपोर्ट के लिए सत्याग्रह ऑर्गेनाइज़ किया, और बाद में सरकार इसके लिए मान जाती है जब उन पर प्रेशर डालता है। ऐसे ही अगला जो प्लेस है वो है अहमदाबाद। ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर कॉटन मिल वर्कर्स ने आंदोलन किया था 1918 में। महात्मा गांधी अहमदाबाद गए और उन्होंने कॉटन मिल यानी कि कॉटन का कपड़ा यहाँ बनाया जाता था, रुई का जो क्लॉथ है, कॉटन क्लॉथ, वो बनते थे। अहमदाबाद इम्पोर्टेंट प्लेस है कॉटन जो मिलों के लिए, कॉटन क्लॉथ्स के लिए, और इसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो अहमदाबाद में 1918 में कॉटन की फैक्ट्रीज़ में
कॉटन क्लॉथ की फैक्ट्रीज़ में काम करने वाले लोगों से ज़्यादा काम करा के बहुत कम पैसे दिए जाते थे। और आपको सबको पिछली स्लाइड में पता ही है कि ये वो टाइम था जब भारत में एपिडेमिक फैली थी, प्लेग जैसी भयंकर बीमारी, और लोगों से इनकम कम थी, महंगाई बढ़ती जा रही थी, और ऊपर से फर्स्ट वर्ल्ड वार भी चल रहा था उस टाइम पे, तो उसका भी असर भारत पे पड़ रहा था। तो गांधी जी ने वहाँ पे वर्करों की हेल्प के लिए एक सत्याग्रह किया था, जिसको बाद में पॉजिटिव रिस्पांस जिसके आए थे। नेक्स्ट है अमृतसर। अमृतसर जो है पंजाब में पड़ता है, जैसे कि मैप में आप देख सकते हो अमृतसर को। ये रेड डॉट पे अमृतसर है, ऑरेंज लाइन से इसे इंडिकेट किया गया है। और ये बिल्कुल पिछली एक स्लाइड में आपने देखा कि यहीं आसपास लाहौर दिखाया गया था। उस स्लाइड में लाहौर पाकिस्तान वाली साइड में था, जो लेफ़्ट हैंड साइड में आपके स्क्रीन पे जो एरिया है डार्क लाइन के लेफ़्ट हैंड साइड ये पाकिस्तान है, राइट हैंड साइड ये इंडिया है। तो वो पाकिस्तान में शो किया गया था, ये इंडिया में है, इंडिया के पंजाब स्टेट में। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि 13 अप्रैल द मोस्ट ट्रेजिक जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। ऑन दैट डे ए लार्ज क्राउड गैदर्ड इन द enclosed ground of Jallianwala Bagh. Some people come into the ground to protest against the government's new repressive measures. At the same time, the annual Baisakhi fair was going on. General Dyer entered the ground, blocked the exit points and opened fire on the crowd, killing hundreds. तो 13 अप्रैल का दिन था। ये वो टाइम था जब रॉलेट एक्ट भारत में इंट्रोड्यूस किया था अंग्रेज़ों ने। सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो चुका था और महंगाई बहुत बढ़ चुकी थी, ऊपर से प्लेग फैला हुआ था। और बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में एक फेयर था जिसमें लोग बैसाखी फेयर में आए हुए थे। और यहाँ पर कुछ जो जिन्होंने लीड कर रहे थे हमारे नेशनल मूवमेंट को, उन्होंने लोगों को बताया इसके बारे में, अवेयर करने के लिए एक मीटिंग रखी थी। जैसे ही वहाँ के जनरल डायर को पता चला तो वो ग्राउंड में आए। वहाँ पे उन्होंने एग्ज़िट पॉइंट को बंद किया और निर्दोष लोगों पे, निहत्थे लोगों पे गोली चलवा दी, जिसमें बहुत से लोग शहीद हो गए। तो ये अमृतसर इम्पोर्टेंट था, जिसके बाद इंडिया में जो लोग अंग्रेज़ों को सपोर्ट करने वाले थे अब वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हो गए थे और अब पूरा देश उबल चुका था। जैसे कि भारत में क्या था, भारत में ऐसे लोग थे जो अंग्रेज़ों को सपोर्ट करते थे, कहते थे कि अच्छे हैं, इन्होंने पूरे इंडिया को यूनाइट किया है और इंडिया को एजुकेट किया है। क्योंकि राज्य उससे पहले जो राजाओं का राज था उसमें भी जनता कुछ ज़्यादा सुखी नहीं थी। और उसके बाद क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि हमें क्या लेना है, हमारी लाइफ तो ठीक बीत रही है। लेकिन जब अमृतसर इंसिडेंस होता है तो ये सारे लोग अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ खड़े लोगों के साथ आके खड़े हो जाते हैं और अब अंग्रेज़ों के लिए शासन करना भारत में मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है चोरी चोरा। चोरी चोरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये अक्सर मैप में पूछा जाता है। अब यहाँ ये इम्पॉर्टेंट क्यों है कि चोरी चोरा जो है गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के। ये नेपाल बॉर्डर के पास, बिल्कुल चंपारण के ही पास है, लेकिन बस ये बिहार बॉर्डर के पास है। चंपारण जो है बिहार में है, चोरी चोरा उत्तर प्रदेश में है, तो ये ज़्यादा दूर नहीं है आपस में। तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में पड़ता है। गोरखपुर वही स्टेट है जहाँ से आजकल योगी आदित्यनाथ चुने हुए हैं। योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर से बिलोंग करते हैं, जो सीएम है यूपी के आजकल। तो चोरी चोरा में पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन चल रहा था बाज़ार में, और वहाँ पर पुलिस ने उन पर अटैक कर दिया, जिससे उन लोगों को गुस्सा आ गया और उन्होंने पुलिस पे काउंटर अटैक किया और पुलिस वालों को जिंदा जला के मार दिया थाने के अंदर। और वो पुलिस वाले जो थे वो अंग्रेज़ नहीं थे, वो भारतीय ही थे, बस पुलिस की जॉब करते थे अंग्रेज़ों की। और अपने ऑफिसर्स के ऑर्डर पे उन्होंने उस पीसफुल प्रोटेस्ट पे अटैक किया था। तो गांधी जी को इसका दुख हुआ कि हम अपने लोगों को ही मार रहे हैं, मरने वाले भी इंडियन हैं, मारने वाले भी इंडियन हैं, अंग्रेज़ों का तो कुछ नहीं बिगड़ रहा है इसमें। फिर दूसरा, अगर आंदोलन वायलेंट हो जाता है तो अंग्रेज़ों को मौका मिल जाएगा पब्लिक पे अटैक करने का। तो ये देख चुके थे जलियांवाला बाग मैसेकर में, ये अमृतसर में, कि किस तरह से अंग्रेज़ किस हद तक जा सकते हैं। तो गांधी जी ने सोचा कि बहुत लोग मारे जा सकते हैं, उनकी जान बचाने के लिए उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था। और ये एक लेसन भी था इंडियंस के लिए कि अगर वो वायलेंट तरीके से आंदोलन करते हैं फिर गांधी जी ऐसे आंदोलन को लीड नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है दांडी। दांडी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा क्योंकि अक्सर ये पूछा जाता है पेपर में, बहुत ज़्यादा आता है ये पेपर में लोकेट करने के लिए। तो दांडी बिल्कुल अरेबियन सी में, गुजरात में, महाराष्ट्र बॉर्डर के पास है ये। और दांडी
के लिए क्या खास है कि महात्मा गांधी ने स्टार्टेड हिज साल्ट मार्च फ्रॉम गांधी जी आश्रम इन साबरमती टू द गुजरात कोस्टल टाउन ऑफ डांडी। ऑन 6 अप्रैल ही रीच डांडी एंड सेरेमोनियली वायलेटेड द साल्ट लॉ बाय कुकिंग साल्ट विद सी वाटर। तो 6 अप्रैल को गांधी जी वहाँ पहुँचे और उन्होंने जो साल्ट है वो उसे बनाया, और साल्ट पे कानून था कि साल्ट को कोई खुद से नहीं मैन्युफैक्चर कर सकता था, बल्कि सरकारी दुकानों से ही साल्ट लेना होता था। लेकिन गांधी जी ने समुद्र के पास जाके समुद्र के नमकीन पानी के सूखने के बाद एवोपरेशन से जो नमक रह जाता है उस कोस्टल एरिया में, उसे उठाया अपने हाथों में और कहा कि लो मैंने अपना नमक बना लिया, और इस तरह से जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू होता है। तो आई होप आपको सारा समझ में आ गया, एक एक चीज़ को डिटेल में बताया गया है यहाँ पे। एक मैप और है, जैसा मैप आप अक्सर प्रैक्टिस करते हो घर पे, जैसे मैप आपको अवेलेबल होता है मार्केट से, उस तरह का यह मैप है। और इस मैप में सारी चीज़ों को एक बार फिर से दिखाया गया है। जैसे कि हम जूम करते हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया ये टॉपिक है, और यहाँ एक चीज़ और दिखाई गई है, ये देखिए आप, रेड डॉट INC सेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन जहाँ है वहाँ रेड डॉट है, ब्लैक डॉट वहाँ है INM सेंटर्स, यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट के सेंटर, और ये सारे यहाँ दिखाए गए हैं। ये 3 हैं, ये ब्लैक डॉट अहमदाबाद, खेड़ा और डांडी, तीनों को एक साथ दिखाया गया है। यहाँ पर ये नेशनल मूवमेंट के प्लेस हैं क्योंकि ब्लैक डॉट है। नागपुर दिसंबर 1920 में सेशन हुआ था, रेड डॉट दिखाया गया है। मद्रास 1927 का सेशन, ये भी रेड डॉट में दिखाया गया है। कलकत्ता सितंबर 1920 का सेशन, ये भी रेड डॉट में दिखाया गया है। उसके बाद चोरी चौरा और चंपारण को यहाँ दिखाया गया है ब्लैक डॉट में, इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। अमृतसर ब्लैक डॉट, इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। एंड लाहौर रेड डॉट, 1929 कांग्रेस सेशन ऑफ 1929, इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ कांग्रेस। और इस तरह से पूरे मैप में इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं जितने भी आपने डिस्कस किए हैं। तो इस तरह से आपने इस मैप को अच्छी तरह से स्टडी कर लेना है, क्योंकि इस मैप से काफ़ी मैटर आता है और कुछ क्वेश्चन भी आते हैं। जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए वो क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और मुझे नहीं लगता कि आज के वीडियो में आपको कोई डाउट होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू, या लीड ऐप में जो आपका आस्क डाउट है वहाँ जाके भी आप पूछ सकते हो। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैप्पी लर्निंग।